जी, तो हम पढ़ रहे हैं कि इसके जो अंदर वाले सेल्स होते हैं उनको कहते हैं सर्टोलाइज सेल्स, और इन सर्टोलाइज सेल्स से क्या बनता है, अल्टीमेटली ये स्पर्म की मैचुरेशन करवा रहे होते हैं, फॉर्मेशन करवा रहे हैं। इसी तरह से ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ये जो आपको बाहर नज़र आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये एक इंटरस्टिशियल, यहाँ पे ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी ट्यूब्यूल है। इसी तरह ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और इनके दरमियान में आपको ये खाली सेल्स नज़र आ रहे हैं एक्चुअल में। तो इनको हम कह रहे हैं कि ये है लेडिंग सेल्स, और इन्हीं को हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। ये क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है जी कि ये उसको डिफरेंट फंक्शन के अंदर हेल्पफुल करवा रहे होते हैं। जी, तो इसके बाद है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, देखिए जी, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, जनरेशन। तो इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स जो कि डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, उसके बाद इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया आते हैं जो कि उनकी डिफरेंशिएशन से बनते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये माइटोसिस से बन रहे हैं। ठीक है जी, जब उनकी माइटोसिस होती है तो ये स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया की जब फिर माइटोसिस होती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी oocyte की तरह ये भी डिप्लॉइड ही होते हैं। उससे आगे फिर क्या होता है कि जो स्पर्मेटोसाइट हैं वो सेकेंडरी बनते हैं, और ये मियोसिस से बनते हैं। और हम इसको कहते हैं कि ये जो मियोसिस हुई है, इसके रिजल्ट में एक डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हुआ है, और इससे आगे फर्दर डिफरेंशिएशन से स्पर्माटिड बनते हैं, और स्पर्माटिड से आगे स्पर्म बनते हैं। यानी कि एक्चुअल में इसकी जब डिफरेंशिएशन होती है तो इससे बनते हैं स्पर्म्स। तो हम कहते ये हैं कि जो स्पर्माटिड होते हैं, समझ लीजिए कि ये इस तरह के सेल्स एक्चुअल में होते हैं, और इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें लाइक इनकी टेल, उनका एक्रोसोम बनाना, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बनाना, इसी तरह उसकी डिफरेंट ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना देना। ये जो डिफरेंशिएशन हो रही है यहाँ से इससे इस कन्वर्जन को, इसको हम कहते हैं एक्चुअल में स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि जब स्पर्माटिड से स्पर्म फॉर्मेशन हो रही होती है, इसी को हम कहते हैं कि ये है स्पर्मेटोजोआ भी हम इसको कहते हैं, नॉर्मल स्पर्म को, मैच्योर स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ। तो ये डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यू पूछा गया है। जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो जिसका आपने आंसर कमेंट्स में देना है। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यानी कि आपने डिफरेंट आंसर करना है कि वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन सकते हैं, और वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन सकते हैं। इसके बाद आपने वीडियो को पॉज करके ये वाला हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड इनमें से कौन सी ऑप्शन है, ये भी आपने कमेंट में जवाब देना है। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे ए बी कर लेना है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने कमेंट में इसके आंसर कर। जी, तो इसके बाद आता है हमारा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से फीमेल्स के अंदर होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है ना, हम अब देखने लगे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या कैसे वर्क कर रहा होता है। तो इसके अंदर 2 साइकिल्स होते हैं एक्चुअल में, एक को हम कहते हैं यूट्राइन साइकिल और एक को कहते हैं ओवरियन साइकिल। तो इसके अंदर इसका एक और जो होता है अल्टरनेट, जिस तरह हम कह सकते हैं कि मैमल्स में अगर होगा तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मैमल्स के अलावा जिस भी चीज़ में होगा हम कहते हैं कि ये ऑस्टियस साइकिल है। तो अब ये स्टार्ट कैसे होता है एक्चुअल में, सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है। जब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से बन रहा होता है, और ये क्या करवा रहा होता है, ये एक्चुअल में फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवा रहा होता है। और फॉलिकल्स क्या होती हैं, जो एग के सराउंडिंग में स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये फॉलिकल्स है। तो ये पिट्यूटरी से निकल के ओवरी के ऊपर एक्ट करता है और फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाता है, और इनमें से भी फॉलिकुलर एट्रीसिया हो जाता है कि बाकी सारी की सारी फॉलिकल टूट जाती है, एक ऐसी होती है जो मेंटेन कर जाती है, और इसके अंदर एग जो होता है वो मैच्योर होता है। इसके रिजल्ट में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है ओवरी। ये आपने याद रखना है कि ओवरी जो होती है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। पिट्यूटरी से क्या बना था, एफएसएच, ये प्रोड्यूस होता था पिट्यूटरी से। तो इसके रिजल्ट में एस्ट्रोजन बनता है। एस्ट्रोजन क्या करता है कि एस्ट्रोजन का काम एक्चुअल में होता है कि ये बहुत से काम करेगा, लेकिन सबसे पहले ये क्या करेगा कि
ये इंक्रीज जब जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो ये FSH को डिक्रीज कर देता है, और इसकी वजह से एस्ट्रोजन बढ़ने और FSH डिक्रीज होने की वजह से एक्चुअल में LH रिमूव होता है, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और ये ओवुलेशन करवा देता होता है। और इसके अलावा ये क्या करवाता है, ये थिकनिंग या वस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस भी करवा रहा होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से सक्रीट होता है प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रोजेस्टेरोन फर्दर थिकनिंग ऑफ द यूट्रस करवाता है। अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो जाए तो फिर प्लेसेंटा बनता है, और प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन बनाता रहता है। जिस तरह हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा कि प्लेसेंटा भी एक ग्लैंड होता है जो कि प्रोजेस्टेरोन बनाता रहता है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है एक्चुअल में, प्रोजेस्टेरोन एक्चुअली ना प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, यानी कि ये क्या कर रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा को उतनी जगह पे बनाए रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन रुक जाएगी और प्लेसेंटा भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इफ नो फर्टिलाइजेशन देन मेंस्ट्रुएशन विल स्टार्ट, और ये क्या होगा, नॉर्मली रिमूवल ऑफ द सेल डेब्रिस एंड ब्लड, और ये 3 से 7 दिन के लिए होता है। तो अब हम इस साइकिल के डिफरेंट फेजेस को देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। एक्चुअल में एक को कहते हैं हम फॉलिकुलर फेज, और एक को हम कहते हैं कि ये ल्यूटियल फेज है जी। तो फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, फॉलिकल बन रही होती है, और ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम एक्चुअल में बन रहा होता है। तो सबसे पहले होता ये है कि जैसे ही प्रीवियस साइकिल ख़त्म हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हुआ, तो वैसे वैसे जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता थिन होना शुरू होती है। ख़त उसकी चूँकि सारे ऊपर वाली लेयर सारी स्लफ्ड ऑफ हो चुकी हैं, तो उस वक्त क्या हो रहा होता है, एक्चुअल में पिट्यूटरी से एक FSH रिलीज होता है, और वो FSH एक्ट करता है ओवरी के ऊपर, और ओवरी की फॉलिकल की जनरेशन होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन आता है, ये हमने पीछे वाले साइकिल के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो ये थिकनिंग करवा रहा होता है, जैसे मैंने कहा कि ये इसकी यूट्रस की थिकनिंग करवाता है, और ऊपर से क्या करवा रहा है, ये फॉलिकल मजीद स्टिमुलेट हो रही है। और जब एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो एस्ट्रोजन के बढ़ने से देखें, एक तो FSH डाउन हुआ, FSH जैसे इंक्रीज किया, जैसे एस्ट्रोजन इंक्रीज किया FSH डाउन हुआ, और इसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हुआ। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या करवाया, ओवुलेशन करवाई, और ये 14th डे होती है, ये बात आपने याद रखनी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे होती है ये। और इसके बाद क्या होता है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि जिसको हम येलो स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये एक्चुअल में जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका मतलब ही येलो स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह स्ट्रक्चर में, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो होता है ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और ऊपर से इधर से यूट्रस की जो है थिकनिंग, असल में ये दोनों साइकिल कंसेक्टिव हो रही होती हैं, ऊपर से यूट्रस में चेंजेस आ रही होती हैं और इधर से ओवरी के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। तो यहाँ पे चूँकि ये फॉलिकल बन रही थी जिसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज, और आगे वाली को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज, और ये वाली ओवुलेशन वाली ओवुलेटरी फेज इसको कहते हैं। तो ये थी जी हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल की जो चेंजेस थी। इसके बाद मैंने बताया था कि एस्ट्रो साइकिल क्या होता है, ऐसा साइकिल जो सिर्फ मैमल्स के अलावा जितनी भी फीमेल होती हैं उनके अंदर होता है। अब हम देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो STDs होती हैं, इनको हम थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। एक्चुअल में करैक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होती कौन सी है, एक को हम कहते हैं गनोरिया, एक को साइफिल्स, एक को जेनिटल हर्पीज, और एक को हम कहते हैं कि एड्स है जी। अब जो नेचर ऑफ द कॉजेटिव एजेंट है वो कौन सा होता है, गनोरिया निजेरिया गनोरिया होता है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है एक्चुअल में। और जो साइफिल्स किस वजह से होती है, ये स्पाइरोकीट की वजह से होती है एक्चुअल में। और जेनिटल हर्पीज जो होती है वो एक्चुअल में वायरस की वजह से होती है, जिसको हम आगे फर्दर नाम देख लेते हैं। और एड्स जो होती है वो भी एक वायरस की वजह से हो रही होती है। और इसके बाद आता है इसकी कॉज के अंदर जो बैक्टीरिया कॉज करता है दैट इज़ कॉल्ड द नेसेरिया गनोरिया। और इसके बाद साइफिल्स जो कॉज करता है दैट इज़ कॉल्ड द ट्रिपोनेमा पैलिडम। और जो जेनिटल हर्पीज़ है ये वायरस की वजह से है, तो इसको कहते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2। इसके बाद जो एड्स होती है वो HIV वायरस की वजह से होती है। अब पार्ट्स इफेक्टेड कौन कौन से होते हैं जी, तो पार्ट्स इफेक्टेड के अंदर जब हम जाते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इसमें डिस्टर्ब हो जाती है गनोरिया में, यानी कि जो पीनस की अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन वो डिस्टर्ब हो सकती है, ख़राब हो जाती है। वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है कि वेजाइना की इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जब उसी इन्फेक्टेड बर्थ के नाल से बच्चा गुजरता है तो हम कहते हैं कि आई इन्फेक्शन ऑफ द बेबी हो गई है।
तो ये 3 डिजीज़ होती हैं एक्चुअल में गोनोरिया के अंदर, और इसका मोड सभी का एक ही है, दैट इज़ कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो साइफिल्स के अंदर पार्ट्स कौन से इफेक्ट होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्किन, बोन्स, जॉइंट्स, सीएनएस एंड हार्ट, ये वाले सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो जेनिटल हर्पीज़ है उसके अंदर सोरनेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिस तरह अल्सर है, तो इस तरह के सारे मसले होते हैं जेनिटल हर्पीज़ में। और एड्स में क्या होता है, स्पेशली इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है और ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर एक्शन करता है। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि एड्स जो होता है उसका एचआईवी जो वायरस है वो हमारे किन सेल के ऊपर अटैक कर रहा होता है, तो एक्चुअल में वो कर रहा होता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबका सेम है, दैट इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।